को याद है कि इफ वी कनेक्ट, देखो आप देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये है, फिर यहां से ये है और यहां से ये है, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है। देखो दो इधर से ऐसे और दो नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, दो ऐसे होते हैं और दो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होते हैं, इस तरह से कुछ होता है, जैसे CH4 का जो मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है। तो इसका अब हमें निकालना है कि बीच का रेडियस क्या होगा। अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए जब टेट्राहेड्रल की तरह इसको मान लेंगे। तो कैसे आसान हो जाएगा, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को पता है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है और नीचे का भी पता है इनफैक्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का। समझ में आ रही है बात आपको? तो ऐसे करके मैं एक इसमें, अब देखो ये सारे शेप सारे सब कुछ हटा रहा हूं मैं, आपको अब पता है मैं सीधे ब्लैक से मार्क करूंगा वो अपने पार्टिकल होंगे और ब्लू से मार्क करूंगा वो अपना रेडियस वो होगा। ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग। तो ये अपना है पार्टिकल एक, ठीक है, ये अपना है पार्टिकल दूसरा, क्योंकि अल्टरनेट कॉर्नर पे ही रख सकते हैं। ये पार्टिकल है तीसरा, ठीक है, ये मैंने डायग्राम उठाया है उसमें से, नॉर्मल जो अपना सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो ब्लू वाले को आप इग्नोर करके चलो, ब्लू वाला अपना पार्ट नहीं है, अपने डिस्कशन का पार्ट नहीं है ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला अपने डिस्कशन का पार्ट है ही नहीं, ब्लू वाला बस है इसमें, बस एडिशनली ऐसे ही, ठीक है। ये जो ब्लैक वाले हैं वही अपने पार्टिकल्स हैं चारों। अब क्या होगा कि जो अपना वॉइड होगा इसके सेंटर पे होगा, ठीक है, तो वॉइड को मैं मार्क कर देता हूं किसी और कलर से, जस्ट अज्यूम दैट रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया वॉइड। अब देखो इसके सेंटर को जब हम यहां से कनेक्ट करेंगे और फिर इसके सेंटर को यहां से कनेक्ट करेंगे, यही सुबह मैं आपको बता रहा था, तो वो हम लोग देख अलग तरीके से रहे थे उसको, ये इन दोनों के सेंटर को हमने कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टच कर रहे होंगे, बोलो कर रहे होंगे क्या? देखो यहाँ पे कर रहे हैं, पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं ना। कौन से दोनों सर? जो भी मेन पार्टिकल है, जो ब्लैक वाले पार्टिकल हैं, क्योंकि ब्लैक पार्टिकल क्या है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड के जो पार्टिकल्स है वही है ब्लैक पार्टिकल्स, जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे हैं, ये वाले पार्टिकल्स, ये वाले जो ये पार्टिकल, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं सारे के सारे। हमने क्या किया, सिर्फ उनका सेंटर ड्रॉ किया, इसलिए हमें वो दूर दिख रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना सब लोग, ये जो है इससे यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो कि बीचों बीच कहां पे आएगा, दोनों के रेडियस के बीचों बीच आएगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी, बोलो, समझाता हूं मैं और क्लियर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी क्या, बड़ा R, कैपिटल R, ये डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर होगी क्या, बोलो, ये वाले डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये दोनों ब्लैक वाले टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा यही तो होगा, दोनों का टेंजेंशियल पॉइंट जहां पे दोनों टच कर रहे होंगे, बोलो। यस सर। तो यहां से यहां तक ये r हो गया। अच्छा ये डिस्टेंस r प्लस r होगा क्या, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये सेंटर का डिस्टेंस यहां से, वॉइड के सेंटर के साथ, हाँ। हाँ वॉइड के सेंटर के साथ होगा। यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बेसिस पे आप मुझे रिलेशन निकाल के बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? सर क्यूब का डायगोनली ले लेते, सीधा उसके हाफ पे ही होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, तो उसके हाफ पे ही, तो वो ले लेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा r क्यूब प्लस r इज क्यूब इक्वल टू क्यूब का हाफ ऑफ क्यूब डायगोनल। क्यूब क्यूब का एज लेंथ क्या होगा? a ले लेंगे और जो स्क्वायर होगा उसका रेडियस वो डायगोनल 2r हो जाएगा, उससे a निकल आएगा, वो यहाँ पुट कर लेंगे। देखो हाँ क्यूब का तुमने ले लिया एज लेंथ a, ठीक है सही बात है। तो a जो होगा वो 2r के बराबर होगा, होगा क्या? वहां पे पार्टिकल नहीं है, बट अगर पार्टिकल होता तो वो भी इतना स्पेस लेता ना, r जितना स्पेस,
नहीं, a 2r के बराबर नहीं होगा, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं। √2a जो होगा वो 2r के बराबर होगा। यस सर। कैसे सर? देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये पार्टिकल्स जो हैं, ध्यान से देखना यार, ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, बोलो। कर रहे होंगे सर। तो इसका डिस्टेंस क्या है? 2r, क्योंकि एक r अभी तो लिखा है नीचे, देखो r + r 2r। तो ये जो 2r डिस्टेंस है, यहां पे जो 2r डिस्टेंस है, 2r कैन बी रिटन एज √2a। लिख सकते हैं क्या अगर इसका एज लेंथ a है तो? क्योंकि 2r क्या है? फेस का डायगोनल है, और फेस का डायगोनल किसी भी स्क्वायर का √2a होता है। यस सर। और जो ये r प्लस और 2r प्लस r जो है उसको हम लिख सकते हैं √3a। बोलिए। इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब के डायगोनल को। तो क्यूब का डायगोनल क्या है? रेडियस ऑफ बिगर स्फेयर प्लस डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेयर प्लस रेडियस ऑफ बिगर स्फेयर, यही होगा। यस सर। बोलो, कोई बायो वाले स्टूडेंट्स को बता दो भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो? सर आ गया समझ में। अब क्या होगा कि सर ये जो डिस्टेंस है r + r है, और ये a हमें पता है, a कितना है? 2 × कैपिटल R/√2, मतलब √2 कैपिटल R। यही है क्या? सही लिखा है क्या मैंने, बोलो? सही है सर। तो इसको करके देखो। तो 2 × r + r will be equals to √3 × √2 × कैपिटल R। 2 से डिवाइड कर दो तो r + r will be equals to √3/√2 × r। तो यहां से और सिंप्लीफाई करोगे तो r will be equals to √3/√2 - 1 × r। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, रेडियस का जो रेशियो है वो 3/√3/2 - 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.225 आएगा या 252 आएगा? 225। 225। समझ में आई बात? अब जो सर आपने सुबह डायग्राम बनाया था वो क्या था? तो सुबह जो डायग्राम था वो यही था। वहां पे हम लोग ये वाला पार्ट ऐसे ले रहे थे साइड से। जैसे ये जो डायग्राम ऊपर वाले में देखोगे ना, मैं बताता हूँ इसमें डायग्राम में कैसे बनाया था हमने सुबह वाला। क्या पार्ट था जो सुबह वाला, जो हमें अभी नहीं दिख रहा है वो? ऐसा नहीं कि सुबह अलग था, वो भी यही था, बस हम उसको देख कहां से रहे थे उस पर डिपेंड करता। हम लोग उसको, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना वो यहाँ पे है, ठीक है? तो हम उसको कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे थे। तो ये तीनों पार्टिकल जो हैं इसमें कहाँ मिलेंगे सर वो तीनों? तो वो तीनों ये है कि इन तीनों को उठाओ एक प्लेन में, इन तीनों को एक प्लेन में उठाओ, और ये जो दिख रहा है इसको इसके ऊपर रख दो। समझ में आ रहा है? तो सुबह इसको ऐसे देख रहे थे, कैसे कि ये जो क्यूब है उसको डायगोनली ऐसे टेढ़ा कर दो। कैसे कि ये वाला जो शेप है, ये जो क्यूब है ब्लैक वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे ऊपर आ जाए और बाकी के तीनों एक प्लेन में आ जाए। तो वैसा जब इस क्यूब को घुमाओगे तो नीचे वाला डायग्राम बन जाएगा ये वाला। तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बस हम उसको देखने का नजरिया चेंज कर दे रहे हैं ताकि हमें सॉल्यूशन आसानी से दिख जाए। समझ में आ रही है बात? यस सर। पूरा ये इमेजिनेशन का चैप्टर है भैया, जो इमेजिन कर पाएगा उसको समझ में आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। और जो इमेजिन नहीं कर पाएगा उसके पास रटने का ऑप्शन हमेशा है। रेडियस रेशियो मैंने लिख ही दिया टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है। क्लियर है? बोलो। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग। अगेन जैसे टेट्राहेड्रल को देख सकते हैं वैसे ऑक्टाहेड्रल को भी दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? एक तो तरीका ये है कि 4 आप पार्टिकल लो एक प्लेन में, ठीक है? 4 पार्टिकल लो एक प्लेन में, और इन चारों के ऊपर एक ऊपर से पार्टिकल रख दो और एक इसके जस्ट पीछे से पार्टिकल रख दो। समझ में आ रही बात? कि 4 आपने स्फेयर रखा एक सरफेस के ऊपर, एक प्लेन में 4 स्फेयर रख दिए ऐसे स्क्वायर के अलोंग,
और एक उसके बीच में जो जगह बन रही है चारों के बीच में वहां से रख दिया, और एक उसके नीचे से रख दिया, तो बीच में जो वॉइड बनेगा दैट वॉइड विल बी कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब इसी ज्योमेट्री को देखने वाला एक दूसरे नजरिए से देख सकता है। कैसे? कि सर मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे नहीं देखूंगा इसको, मैं इन चारों को ऐसे नहीं देखूंगा, मैं इन चारों को ऐसे देखूंगा कि मुझे तीन एक साथ दिखें और दूसरे तीन उसके ऊपर दिखें। तो वो कैसे बन सकता है? वो ऐसे बन सकता है कि जब आप इसी को, इस चीज को जब आप किसी और प्लेन में देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। चलो इसको मैं तुमको दिखाता हूं। पहले मैं जो ऊपर है उनको किसी और कलर से कर लेता हूं और जो नीचे है उनको किसी और कलर से कर देता हूं मार्क। जो कलर भी तो मैं जो ऊपर हैं उनको मैं थोड़ा ब्लूइश शेड कर देता हूं ऐसे। ये तीनों ऊपर हैं ब्लू वाले, ठीक है। और जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं वो नीचे हैं। डिस्टिंग्विश हो रहा है अभी आपसे? Yes, sir. ठीक है, ऐसे कर देता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये तीनों ऊपर हैं। अब मुझे इसको ऐसा दिखाना है, ये सेम ही है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम देख अलग साइड से रहे हैं। अब देखो तुम क्या करो कि ये जो चार है ना, ये चार, ये एक वाला मतलब देखो मैं कौन कौन से पार्टिकल बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। एक पार्टिकल आपका हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। व्हाइट वाले की बात कर रहा हूं। उन चारों को तुम एक प्लेन में मान सकते हो क्या? हाँ जी सर, और फिर ब्लू वाला नीचे वाले साइड पे आ गया और व्हाइट वाला ऊपर ऊपर वाले वाले पे। साइड पे आ गया। तो तुम रखने को कैसे भी रख लो, आप ऐसा घर पे भी करके देख सकते हो कि तीन स्फेयर लो, एक ऐसे तीन स्फेयर लो एक ट्रायंगल के लॉन्ग, और उसके ऊपर फिर एक ट्रायंगल बनाओ। पर बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो बीच की जगह है उसके लॉन्ग दो रखोगे ऊपर में, मतलब ऊपर ऑपोजिट ट्रायंगल बनाओगे। एक ट्रायंगल ऐसे बनाया अगर आपने, तीन स्फेयर का एक ट्रायंगुलर बनाया आपने, तो दूसरा ट्रायंगुलर ऐसा बनाओगे तीन स्फेयर का इस तरह से ऊपर से जो बनाओगे। ठीक है। तो इसको आप बना के देखना घर पे कि आप इसको अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि चार स्फेयर एक प्लेन में है और एक ऊपर से और दूसरा उसके ऑपोजिट साइड से है, ऐसा। तो दोनों सेम ही चीज है, बस दिखने का तरीका अलग अलग है। तो जब हम इसको इस तरीके से देखेंगे ना तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। इस तरीके से देखने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी रेडियस रेशियो निकालने का। समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ 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 हाँ, वही है, वही बात है सौरभ, सही बोल रहे हो, वो भी बात सही बोल रहे हो। वही हम लोग स्टडी भी करेंगे वॉइड्स को वैसे ही। कि इसको देखने का तरीका एक और हो सकता है कि क्यूब के जितने भी फेस हैं उसको मान लो तुम पार्टिकल। क्यूब के फेस के सेंटर पे पार्टिकल मान लेते हैं अगर हम लोग, हर फेस के सेंटर पे, तो बीच में जो खाली जगह होगी, जो वॉइड बनेगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात? कि क्यूब है, उसके फेस के सारे सेंटर को पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो जो बीच में जगह बचेगी खाली जगह उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सौरभ बोल रहा है, जो कि सही बात है, वैसे ही हम लोग स्टडी भी करते हैं इसको। ठीक है। तो वो भी एक तरीका है पढ़ने का। तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे स्टडी करते हो, उससे कैलकुलेशन बस आसान हो जाएगी। जैसे मान लो एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के फेस के सेंटर पे जितने भी पार्टिकल हैं रख दो तुम, हर फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल रख दो। तो ये बीच वाला फेस है, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया मैंने, फिर ये साइड वाले फेस के सेंटर पे पार्टिकल रख दिया, फिर ये ऊपर वाले फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया, फिर पीछे वाले फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया, और इनको ज्वाइन भी कर देना साथ में। नीचे के फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया, इनको भी ज्वाइन कर दो, और इधर के फेस पे एक पार्टिकल रख दिया, इनको भी ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है। तो यहाँ जो बीच में जो जगह बनेगा, बीच में जो खाली स्पेस बनेगा, उसको हम बोलेंगे, ये जो वॉइड बनेगा इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना। देखो आपको पता है कि ये चारों पार्टिकल टच करेंगे एक दूसरे को। कोई भी चार पार्टिकल उठा लो एक प्लेन में, वो एक दूसरे को टच करने वाले हैं। मतलब ये चार, ये दो, तीन, और ये ये और ये चारों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को टच करेंगे और ये एक प्लेन में होंगे। ठीक है। तो वो अरेंजमेंट मैंने यहां मैग्नीफाई करके बना दिया है। ठीक है। अब इसका आपको पता है ये तो सबसे आसान है। आसान क्या है सर, ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखो ये रहा, ये वाला कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। बस इसके ऊपर का पार्टिकल और नीचे का पार्टिकल है, तो उससे सर रेडियस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है अंदर वाले पार्ट का। वो तो बस ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, बस यही हो रहा है। तो अगर इसका रेडियस 2r है तो क्या हम अब निकाल सकते हैं ये वाले डिस्टेंस के हिसाब से? कॉस थीटा वाला जो लगाया था उस टाइम, आपको पता है इसके r/r का रेशियो क्या होता है? 0.2
414 ये कैलकुलेट कर रखा हमने ऑलरेडी, और नहीं भी कर रखा है तो आप करके देख लो। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। Yes, sir. तो आप लिखोगे कि r प्लस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू cos 45। cos 45 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई r प्लस आर। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. 1/√2। इसको सॉल्व कर लोगे यही आ जाएगा r प्लस। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो और लास्ट जो अपना वॉइड होता है वो होता है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड कुछ नहीं है, एक क्यूब के कॉर्नर पे अगर सारे पार्टिकल हैं तो बीच में जो वॉइड बनेगा उसको हम बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड। बीच में जो खाली जगह बनेगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड। यहाँ पे जो बनेगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड कर दो। हाँ टोटल विजुअलाइजेशन का पार्ट है ये। इसके आगे, इससे पहले जो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा था वो बहुत सिंपल था। इसके आगे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये टोटल आपके विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको विजुअलाइज करते हो, उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया सर। ऑलराइट। ये कौन कौन पब्लिक सो रही है? सो कौन कौन रहा है क्लास में? कौन कौन नहीं आया है? अनंत गितिंदर कहाँ है आजकल, कोई खबर है उसकी? सर इधर ही हूँ। अच्छा इधर ही हो। अच्छा आ गए आज? सुबह कहाँ थे? सर अभी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर जल्दी उठ नहीं हुआ, 3-4 दिन से ठीक नहीं। अब तक चलेगा भाई ऐसे। और संजोत तो चलो ठीक है। तुम दोनों में से कोई एक के ऐसे कंपटीशन चलता है क्या, कौन एब्सेंट रहेगा कौन प्रेजेंट रहेगा? तुम होते तो वो नहीं होती, वो होती तो तुम नहीं होते हो। चलो कोई बात नहीं। और आईवी से कौन कौन एब्सेंट है? अभिनीत और गुरनूर। ये गुरनूर कहाँ है? पता नहीं सर, एक्चुअली सर उसके ना नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है। अच्छा वो सच्ची में उसके थोड़ी थोड़ी। और अभिनीत? अभिनीत को सर मैंने मैसेज किया था, पता नहीं सर सो रहा होगा। नहीं किया। सो रहा होगा, अभी नींद का टाइम होता है ना खाना खा के। चलो क्यूबिकल वॉइड क्या होता है कि एक क्यूब है सर, क्यूब के कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और सेंटर में वॉइड है। तो इसका तो रेडियस रेशियो निकालना सबसे आसान काम है दुनिया का। कैसे कि सर अगर ये क्यूब है तो इसका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का 2 टाइम्स √3a के बराबर होगा, और जो a है वो 2r के बराबर होगा क्योंकि ये पार्टिकल टच करेंगे एक दूसरे को। तो Yes, a sir. है ये विच विल इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर होगा, बोलो। जी सर। और ये जो है वो होगा √3a, मतलब 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a। क्या ये बात सही है? देखो ये स्मॉल आर है प्लस कैपिटल आर और इसको ट्वाइस कर दो तो √3a हो जाएगा। अब इसको a को हम फिर से लिख देते 2r, तो 2 सौरव फिर से चेक करो गलत है। √3 इंटू √3 इंटू 2r होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो r अपॉन r विल बी इक्वल टू 0.717। यही होता है ना √3 की वैल्यू 1.717। सर 0.732 आएगा। 0.732 आ जाएगा। अच्छा 732 होता है, 1.732 होता है क्या √3 की वैल्यू? यस सर। 0.732। ठीक है 32 हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये क्यूबिकल वॉइड है। अब बोलोगे सर इनको पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? पढ़ इसलिए रहे हैं कि अगर मान लो कि हमें रेडियस का रेशियो पता है। देखो ये कहाँ यूज आता है वॉइड, मैंने आपको शायद मॉर्निंग में भी बताया था कि वॉइड्स की एप्लीकेशन ये होती है कि अगर हम एक आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड मतलब NaCl, KCl, NaBr, CSF, CaF2, कोई भी आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं,
तो उसमें इन वॉइड्स का यूज आता है। कैसे होता क्या है कि जो अनायन है वो फॉर्म करता है लैटिस, या मे बी कटायन भी कर सकता है, जिसकी भी रेडियस बड़ी है उस हिसाब से लैटिस, और जो खाली जगह होती है वहां पे छोटा पार्टिकल आके ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब जो वॉइड क्रिएट करता है, जो वॉइड क्रिएट होता है लैटिस के अंदर, उसमें दूसरा पार्टिकल मतलब कटायन या अनायन में से कोई एक आके ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस को। लेकिन ये डिसाइड कर पाना कि कौन से वॉइड में वो पार्टिकल आएगा या किस तरह का उसका लैटिस होगा, ये डिसाइड करना इसी बात पे डिपेंड करेगा कि रेडियस का रेशियो क्या है। मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है कि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें दिख रहा है आपको, है इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 है। समझ में आ रही है आपको बात कि ये जो वॉइड है उसको 8 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं। ये जो वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। क्यों? क्योंकि वॉइड को 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं, 4 इधर से और 2, एक ऊपर से एक नीचे से। देखो यहां पे दिख रहा है आपको। उसके पहले टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। उससे पहले जो आपका स्क्वायर वॉइड है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, बट ये 2D में है। ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। तो अपने को पता है कि अगर रेशियो इसके आसपास आ रहा है, अगर रेशियो इसके आसपास आ रहा है किसका, रेडियस ऑफ कटायन और अनायन का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा छोटा पार्टिकल और 4 पार्टिकल बाहर से होंगे। अगर रेडियस का रेशियो किसी इसके आसपास आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई उसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और पार्टिकल यहां जाएगा। और अगर इस तरह का आ रहा है तो पार्टिकल यहां जाएगा। और हर तरह के एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, आयनिक सॉलिड्स का स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं, वो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वॉइड्स की एप्लीकेशन है। अब कुछ वॉइड्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ मतलब फॉर्मूला ऐसे पूछा जाता है। तो एक सेकेंड होल्ड करो, मैं आपको ये चीज बताता हूं, ध्यान दो। अब क्या होता है कि कोई भी क्यूबिकल क्लोज पैक, कोई भी क्लोज पैकिंग, नॉट जस्ट क्यूबिकल, पहले बात तो देख लो, ऑर्डर ऑफ साइज आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सबसे छोटा होता है। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और फिर क्यूबिकल वॉइड। बोलोगे सर आपने 4 ही क्यों दिखे हैं? क्योंकि ये 4 ही सबसे कॉमन वॉइड्स हैं, उनमें भी ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही सबसे कॉमन है, ठीक है। सबसे कॉमन वॉइड्स जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये है साइज, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 हुआ तो पार्टिकल क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। कौन सा पार्टिकल? जिसकी साइज होगी छोटी। कैसे डिसाइड करेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर? रेडियस के रेशियो के बेसिस पे। समझ में आया? इसी को रेडियस रेशियो रूल भी बोलते, दिखाऊंगा मैं आगे। तो अब हम कुछ चीजें और हैं कि इन एनी क्लोज पैकिंग, अभी तक हमने 2 ही तरह की क्लोज पैकिंग पढ़ी है। कौन कौन सी? सीसीपी और एचसीपी, ठीक है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 ही तरह की हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी है। तो हम इन्हीं दोनों के सेंस में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया का कोई भी क्लोज पैकिंग, अब ये ध्यान रखना कि गलती से भी ये मत सोच लेना कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक आर क्लोज पैकिंग। वो क्लोज पैकिंग नहीं है। क्लोज्ड वो होता है जिसमें पैकिंग सबसे मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। समझ में आ रही बात? तो क्यूबिकल में एफसीसी होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये होते हैं सबसे क्लोज पैकिंग। तो हम सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए ये रूल नहीं है और सिंपल क्यूबिक के लिए ये रूल नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो सर रूल क्या है कि दुनिया का कोई भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सीसीपी हो चाहे वो एचसीपी हो, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे उसमें 2x के बराबर होंगे। मतलब कि अगर पर यूनिट पार्टिकल, जैसे मान लो सीसीपी में पर यूनिट पार्टिकल कितने होते हैं? 4, और एचसीपी में 6 होते हैं, सुबह ही बताया था मैंने, ठीक है। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8 और इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 4। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2x। प्रूफ भी कराऊंगा मैं अभी एक में, टेंशन मत लो, अभी प्रूफ भी कराऊंगा। लोकेट करेंगे अपन वॉइड की कहां कहां होंगे। अगर एचसीपी है तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 6। ये फैक्ट है, ठीक है। ये होता ही होता है कोई भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन अ सीसीपी लैटिस, एक सीसीपी लैटिस है, x फॉर्म्स द लैटिस, ठीक है। क्विक क्वेश्चन ऐसे कि x, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में भी, बोर्ड में भी, दोनों में पूछे गए हुए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। बोर्ड का तो सबसे फेवरेट टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, वही डेंसिटी वाला क्वेश्चन घूम फिर के वही आता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। खैर, इन अ सीसीपी लैटिस x forms the lattice
एंड x फॉर्म्स द लैटिस, पहला यहीं पे खत्म हो गया। y जो है वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है और z जो है वो 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो आप बताओ कि लैटिस का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन में समझाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। एक सीसीपी लैटिस है, एक्स फॉर्म्स दी लैटिस, मतलब जो लैटिस पॉइंट्स हैं जिससे कि सीसीपी लैटिस बनता है वो है एक्स। तो टोटल पार्टिकल कितने होते हैं सीसीपी लैटिस में? 4, तो एक्स हो गया 4। अब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होते कितने हैं? 8, तो उसका 50% कितना हुआ? 4, तो y भी कितने हो गए? 4। और 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4, तो z भी कितना हो गया? 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो 50% की जगह 25% कर देता तो x2y_z2 हो जाता फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? बोलो ना यार। यस सर। ठीक है, यस सर। करेंगे इस पे क्वेश्चन, करेंगे मैं, आगे होगा क्वेश्चन इसमें। अभी पहले हम लोग वॉइड्स को लोकेट कर लेते हैं कि एक एफसीसी लैटिस में वॉइड कहां होता है। इसको सीसीपी भी बोलते हैं, हालांकि सेम नहीं होता एग्जैक्टली, बट हाँ एफसीसी सीसीपी को सेम तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो एफसीसी लैटिस में वॉइड कहां होता है? टेट्राहेड्रल। तो मैं आपको दिखाता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है। कोई भी एफसीसी लैटिस उठाओ दुनिया का, ठीक है, और दुनिया का कोई भी एफसीसी लैटिस जब उठाओगे तो जो 4 पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से सर? 3 फेस के सेंटर वाले और 1 कॉर्नर वाला। कहां कहां के? 3 फेस का सेंटर। देखो ये वाले फेस का सेंटर का पार्टिकल एक उठा लो। कौन सा फेस? जो सामने अपने दिख रहा है वो। ये वाला फेस का सेंटर का पार्टिकल उठा लो, 3 हो गए, ये हो गए। और तीसरा फेस का सेंटर कौन सा? ये वाले फेस का सेंटर। ये 3 फेस के सेंटर के पार्टिकल और एक कोई भी कॉर्नर जहां से वो आप उठा रहे हो, उसके बीच में बनेगा जो वॉइड, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब कहां पे होगा सर वो, उसकी पोजीशन क्या होगी? तो देखो मैं तुमको बताता हूं। हर कॉर्नर के नीचे क्यूब के डायगोनल के अलोंग, अगर पूरा क्यूब का डायगोनल की बात करें तो उस डायगोनल के अलोंग 2 कॉर्नर आएंगे, आएंगे कि नहीं? बोलो ना यार, हाँ ना। यस नहीं समझ में आ रहा है तो मना कर दो यार, मैं वापस समझा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कभी मना किया है समझाने के लिए? वॉइड को लोकेट करने की मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग लोकेट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 4 पार्टिकल होने चाहिए जो कांटेक्ट में हो। तो हर फेस के सेंटर के पार्टिकल को मिला के हम एक प्लेन बना सकते हैं क्या? तुम जिस रूम में बैठे हो ना, उसको एक क्यूबिकल मान के सोचो। उस क्यूब के फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे जो फेस, 3 फेस ले लो। जैसे कि ये 2 फेस दिख रहे हैं, जैसे ऐसे आपकी एक वॉल होगी, तो उस वॉल को ले लो, 2 वॉल को ले लो जो परपेंडिकुलरली कॉर्नर पे ऐसे कनेक्ट हो रही हैं, और एक ऊपर का रूफ टॉप ले लो, आपका रूफ। तो रूफ के फेस के सेंटर पे, इस वॉल के फेस के सेंटर पे और इस वॉल के फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होंगे, उन तीनों को मिला के एक प्लेन बना सकते हैं क्या अपन? बोलो। बना सकते हैं सर। बन जाएगा सर। बन जाएगा। और उस प्लेन के जस्ट ऊपर आपके कॉर्नर वाला पार्टिकल आएगा क्या? अरे तुम लोग रूम में बैठे हो या छत पे बैठे हो? रूम में बैठे हैं सर। रूम में बैठे हो तो रूम तुम्हारा क्यूबिकल है क्या? क्यूबिकल है सर। क्यूबिकल रूम है। अगर सबका नहीं भी है तो आप उसको इमेजिन करो, जहां से ज्यादा लग रहा हो उस एरिया को थोड़ा कम कर दो और क्यूबिकल बनाओ उसको। अब उस जब क्यूब को तुमने इमेजिन कर लिया तो क्यूब के 2 फेसेस लो, मतलब 2 दीवार ले लो, कोई भी कॉर्नर ले लो, कोई भी एक कॉर्नर पहले तो उठाओ उस रूम का। तुम अपने इमेजिन करो जहां पे भी बैठे हो, कॉर्नर को उठाओ और कॉर्नर के जो वॉल कनेक्टेड है जो कॉर्नर से, उस वॉल के फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रखो, दूसरे वॉल के फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रखो। इन दोनों को जोड़ दिया अगर, तो एक लाइन बनी। बनी सर। और रूफ जो है उसके फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रखो, उसको जोड़ दो और उसको जोड़ दो, एक प्लेन बना, ट्रायंगुलर प्लेन। हाँ जी सर। और वो ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर आपका वो कॉर्नर आ रहा है सामने वाला। हाँ जी सर। और टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा नहीं होता कि 3 पार्टिकल नीचे और 1 पार्टिकल ऊपर, उसके अंदर बीच में उनका
हाँ उनके लाइफ कॉर्नर, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा ही वॉइड होगा। हाँ। वॉइड कौन सा होगा सर? वो कॉर्नर्स का तो पता लग गया, उसके तो बीच वाला कॉर्नर और ये जो तीनों पार्टिकल हैं, हाँ इन जी तीनों का जो कॉर्नर और इसको मिला के हम एक क्यूब बना सकते हैं जिसके कि अल्टरनेट कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं। देखो ध्यान दो, अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, तो ये 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 और नीचे वाले ये और ये को मिला के एक क्यूब बना सकते हैं क्या हम लोग? दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। और देखो इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे पार्टिकल दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। और इन पार्टिकल के बीचों बीच जो सेंटर होगा वहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। होगा सर। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इस पूरे बड़े वाले क्यूब के बिल्कुल डायगोनल के ऊपर होगा। मतलब कहां पे सर? तो हर एफसीसी लैटिस में कॉर्नर के जस्ट नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। समझ में आ रही है बात? जस्ट बिलो द कॉर्नर, कॉर्नर के जस्ट नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा हर एफसीसी लैटिस में। मतलब ये कॉर्नर है, अगर ध्यान दो यहाँ पे, कहां गया ये कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के नीचे अगर डायगोनली मैं इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, सेंटर से पास करते हुए, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और इसके नीचे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो बनेगा इनके कनेक्शन से, ये फेस का सेंटर का पार्टिकल, इस फेस के सेंटर का पार्टिकल और नीचे वाले फेस के सेंटर का पार्टिकल, इन तीनों को मिला के एक प्लेन बनेगी, ठीक है। और ये तीसरा कॉर्नर वाला पार्टिकल, तो इनके मिला के यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही है, आधे लोगों को नहीं समझ में आ रही है। यार किसी को समझ में आ रही है क्या ये बात मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? सर मेरे को आ रही है सर समझ, आ रही है सर। लास्ट में आके ना सर थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है, वैसे तो हाँ समझ। ठीक है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए 4 पार्टिकल चाहिए, ठीक है। और मैं तुमको दिखाता हूं वो 4 पार्टिकल कहां है। अगर ये एफसीसी लैटिस है तो तुमको तो पता ही कि ये दोनों पार्टिकल टच करते हैं एक दूसरे को। बोलो। जी सर। करते हैं, ठीक है। और ये भी पता है कि ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे को टच करते हैं। फेस, ये फेस का सेंटर है अगर, तो ये फेस का सेंटर भी इसको टच करता है। तो मैंने यहां से बना दिया। और अगर ये इसको करता है तो ये इसको भी करेगा, तो यहां से मैंने बना दिया, ठीक है। और ये हो गया इसके ऊपर का। मतलब ऐसे अगर तीनों फेस के सेंटर के पार्टिकल 3 ऐसे हैं तो इसके ऊपर एक चौथा पार्टिकल है, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वहां पे वॉइड होगा। अब पार्टिकल ये जो दिख रहा है ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल का जस्ट सेंटर है। तो इनको बड़ा बड़ा कर दो तब तक जब तक कि वो टच ना कर ले एक दूसरे को, तो उसके बीच में एक वॉइड होगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं नहीं कुछ कर सकता। अब तुम रट लेना कि हर कॉर्नर के नीचे, मतलब हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करते हैं। हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाई करते हैं। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब के अंदर? क्यूब के अंदर कितने 4। डायगोनल होंगे यार? 4। यस सर। क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं, 2-2 कॉर्नर को मिला के बनता है डायगोनल। तो 4 डायगोनल होंगे तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 8। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। और आप मुझे बताओ कि एफसीसी लैटिस में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? 6। 4। गधे। फेस सेंटर को मिला के 3 और कॉर्नर वाले मिला के 1, 4 ही हुआ ना। यस सर। तो एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड दिख गए आपको? दिख गए सर, दिख गए। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि ये क्यों, ये जो लिखा हुआ है वो सही प्रूफ हो रहा है कि जितना पार्टिकल होते हैं उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। एफसीसी में प्रूफ कर दिया, एचसीपी में भी होता है, ठीक है। उसमें प्रूफ कर सकता हूं मैं, पर अभी नहीं करूंगा मैं, तो मान के चलो कि होता है, ये फैक्ट है। खैर, अगर कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो मैं एक और ट्राई दे सकता हूं इसको समझाने के लिए, तो बता दो अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो। सर मुझे नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। चलो शिवांगी, अपन एक और ट्राई करते हैं। शिवांगी आप बताओ मुझे कि ये जो पार्टिकल है आप इमेजिन कर पा रहे हो कहां पे है? यस सर। कहां पे? फेस के सेंटर पे, वेरी गुड। ये पार्टिकल आप इमेजिन कर पा रहे हो कहां पे है?
कॉर्नर पे है ये कौन सा कॉर्नर है? सर, जो ऊपर वाले क्यूब है उसका ये पूरा corner बड़ा पे है। क्यूब है शिवांगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना? जो बड़ा वाला है वो एफसीसी है, जो डॉटेड ओके लाइन है सर। ना वो मेन लैटिस है। तो ये कहाँ पे है? फेस के सेंटर। फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो ये एक फेस के सेंटर पे हो गया आपके अकॉर्डिंग, और ये एक फेस के सेंटर पे हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है। शिवांगी ये कहाँ पे है? पीछे वाले फेस के सेंटर पे। पीछे वाले फेस के सेंटर पे। और ये वाला कॉर्नर पे है सर। कॉर्नर पे है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, क्योंकि ये टच तो करेंगे एक दूसरे को, फेस सेंटर वाले टच करते हैं एफसीसी में। देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, एफसीसी लैटिस दिखाता हूँ। देखो ये एफसीसी लैटिस है, तो देखो ये फेस के सेंटर वाले दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यस और ये सर। तीसरा भी कर रहा है, और ये चौथा इसके जस्ट ऊपर है, ये चौथा, ये वाला। यस सर। तो इनके बीच में जो खाली जगह होगी ना, वो उस वॉइड की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है ये वॉइड, ये खाली जगह, ये यस दोनों, सर। और एक तीसरा जो पीछे होगा और ये इसके बीच में, वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे दिखेगा। कहाँ गया? हाँ देखो, कहाँ गया? हाँ ये रहा। अब देखो इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं अगर शिवांगी, तो कोई दिक्कत? और ये तो कनेक्टेड है ही ऐसे। तो आप, और अगर इसको मैं इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो आपको दिख रहा है कि एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का। इन चारों को कनेक्ट कर दो तो ये इससे, ये इधर पीछे से। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा गंदा बन जा रहा है, बट अब जगह ही वैसी है, ये शेप ही वैसा है कि वो वैसा ही बनेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चारों मिलके, इन चारों के जो सेंटर पे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। सर इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ रहा ना, पर हाँ एडजेसेंट पोजीशंस पे वो आप बताते थे ना, वो अल्टरनेट, हाँ हाँ अल्टरनेट, एक सेकंड रुको। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? अल्टरनेट, अल्टरनेट पोजीशंस पे नहीं आ रहे ना वो, कॉर्नर्स अल्टरनेट, पे। एक सेकंड, अल्टरनेट पे कैसे नहीं आ रहे भाई? ऐसे कैसे नहीं आ रहा है? वो फ्रंट फेस और एक्चुअली रुको सेंटर रुको, और हाँ पीछे हाँ वाले हाँ मैं फेस समझ के समझ, सेंटर एक्सिस पे। ये इसका पार्ट ही नहीं होगा, ये इसका पार्ट होगा ही नहीं। ये दोनों हो गए। वो दूसरा, नीचे वाला होगा कॉर्नर। ये तीसरा, ये होगा, ठीक है। ये इसका पार्ट होगा, गलत ड्रॉ कर दिया था। तो देखो यहां से जब देखोगे शिवांगी, तो ये तीनों ऐसे कनेक्टेड होंगे, मतलब ये तीनों, ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, ये इससे कनेक्ट होगा, और ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर होगा ये चौथा पार्टिकल। तो यहाँ पे जो बीच में इनके वॉइड बनेगा वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो वॉइड होगा ये इससे और इस कॉर्नर से, जो मेन कॉर्नर्स हैं ये और ये, इनके बीच में जब डायगोनल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आएगा वॉइड और एक यहाँ पे आएगा। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड एक। तो हर डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं, दो टेट्राहेड्रल। हाँ सर हर एक कॉर्नर और 3 फेसेस के बीच में एक वर्ड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गए 8। 8, ठीक है। जितने कॉर्नर हैं उतना वॉइड बनेगा, क्योंकि कॉर्नर के जस्ट नीचे वॉइड बन रहा है। समझ में आ रही बात? तो टेट्राहेड्रल टोटल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होगा। तो ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होता है पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप इमेजिन करना। बॉडी सेंटर पे होगा एक तो, एंड एज सेंटर पे होगा बाकी का। कहां कहां होगा? एक बॉडी सेंटर पे होगा, और बाकी जितने भी वॉइड्स हैं वो एज सेंटर पे होंगे। कैसे समझते हैं? पहले तो बॉडी सेंटर वाला तो बहुत सिंपल है, दिख भी रहा आपको कि सर देखो एक पार्टिकल ये,
दूसरा पार्टिकल ये बताया भी था अभी कि फेस सेंटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे मिलके जो वॉइड बनाएंगे वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता रहा था तभी बताया था मैंने, ध्यान दो यहाँ पे, कहाँ ये रहा, देखो समझ में आ रही बात। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सर बॉडी के सेंटर पे तो होगा ही होगा। कैसे? ये जितने भी ग्रीन वाले हैं सर, ये ग्रीन वाले कहाँ पे हैं? फेस के सेंटर पे हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सारे ग्रीन वाले मिलके जो वॉइड बनाएंगे यहाँ पे सेंटर पे, जिसको मैं कलर कर देता हूँ किसी और कलर से, ये जो सर येलो वाला बीच में दिख रहा है ये एक टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? बोलो जय। हाँ जी सर। ठीक है। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बोला कि सॉरी एज के सेंटर पे, एज कहाँ है ये, तो एज का सेंटर कहाँ होगा? क्या हो गया इसको? अगर एज ये है तो एज का सेंटर यहां पे होगा। तो ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो जितने भी है, अब कैसे है ये आप बताओगे मुझे अभी, बट मैं पहले मार्क कर देता हूं फिर आप बताना मुझे कि कैसे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और कहीं एज सेंटर बच गया है क्या? दिख रहा है कहीं कोई एज छूट गया है मेरे से? हाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एज होगा, इधर कहीं यहाँ पे, ये भी एक एज का सेंटर है, तो यहाँ पे भी एक वॉइड होगा। इसके नीचे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, आगे वाले फेस के रह रहे हैं। यहाँ भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, और इसके पीछे भी यहाँ पे भी एक एज है। तो इतने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं मुझे। तो आपको दिख रहे हैं तो बताओ अभी कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैं आपको बताता हूं। कोई बता सकता है तो पहले कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही फिर कि कौन वो कौन बनी ऐसे रहे। आपको क्या लगता है सौरभ कि कौन कौन से पार्टिकल मिलके इस एज वाले को बना रहे होंगे? एज वाले को हम्म सर, एक तो उसके आगे पीछे वाले, हम्म एक को आप मतलब पॉइंट कर दो, मैं उसके बता दूंगा ना। हाँ, दो हो गए। कोई भी चलो उठा लो, चलो कोई भी एज के सेंटर वाला उठा लो। चलो मैं मान लेता हूं इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो बता दो कि इसको कौन कौन से पार्टिकल मिलके बनाएंगे? सर एक तो वो जो पिंक से कलर में आगे ठीक है, रेड कलर के हैं जो, हाँ ठीक है। एक ग्रीन है, उसके ठीक आगे है, एक और। ये वाला ग्रीन, यस सर। ठीक है। इसी लाइन में आप आगे जाओ, राइट साइड में उधर मिलेगा एक और ग्रीन। इधर? यस सर। बिल्कुल सही बात है कि सर यहाँ पे एक और क्यूब और भी तो होगा। और एक नीचे ग्रीन है, एक ऊपर ग्रीन है, बीच में एक वॉइड बन नीचे जाएगा। ग्रीन है, और इसी लाइन में अगर सर आप ऊपर जाओ तो आपको एक ग्रीन मिल जाएगा। इसको मैं ग्रीन ही बना देता हूं। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को, कि एक बात तो सर फिक्स है कि ये जो वॉइड है वो पूरा का पूरा क्यूब का पार्ट नहीं है। ये वॉइड जो है वो दो क्यूब में मिलके, मे बी 3 क्यूब में मिलके डिवाइड होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए सिर्फ एक क्यूब नहीं लग रहा है, 2-3 क्यूब लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो वो वॉइड क्यूब का कितना पार्ट है वो भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन एज के सेंटर पे एक वॉइड है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बोलो अनंत। यस सर, आ रही है। बाकी लोग, जैस्मिन? यस सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बता दो यार। बॉडी सेंटर पे तो दिखना आसान है, एज के सेंटर पे अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप मुझे बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर एक बार समझा दो। हाँ, देखो जय, एज के सेंटर, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 6 पार्टिकल चाहिए सर। 4 पार्टिकल एक प्लेन में, 4 पार्टिकल ऐसे एक प्लेन में रख दो आप, और दो ऊपर नीचे। 2 ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, तो देखो जय, तुमको दिख नहीं रहा है कि देखो एक पार्टिकल सर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पार्टिकल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। क्या ये चारों पार्टिकल एक प्लेन में रख सकते हैं हम लोग? देखो, और जो कॉर्नर के वो रेड वाले हैं वो ऊपर नीचे ऊपर वाले। और नीचे, तो यहाँ पे एक वॉइड बना।
अब बोलोगे सर ये पार्टिकल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से लाए आप? तो ये होगा कोई दूसरा एक्सटेंडेड क्यूब तो होगा ना इसका यूनिट सेल में, कोई समझ और भी तो गया। यूनिट सेल होगी, तो उसके फेस का सेंटर का पार्टिकल है ये। ऐसे तो सर कॉर्नर वाला भी किसी ना किसी का ऑक्टाहेड्रल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कॉर्नर वाला है ये किसी का फेस का सेंटर भी हो सकता है। मतलब ऐसे तो कोई भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अनायन कटायन के टर्म्स में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो इसीलिए तो कहा गया था कि यूनिट सेल हम चूज करते हैं, यूनिट सेल जो है वो वी आर फ्री टू चूज व्हाट यूनिट सेल वी वांट टू चूज, ठीक है। तो अब चलो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम ये बताते हैं कि हम ये प्रूव करते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो एग्जैक्टली बराबर होंगे पार्टिकल्स के नंबर के, ये प्रूव करते हैं। तो पहले तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि 1 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये वॉइड बॉडी के अंदर ही है, बोलो, तो ये तो 1 हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि बाकी के एज के जितने भी वॉइड्स हैं वो मिला के बन जाएंगे 3। तो आप मुझे बताइए कि एक क्यूब का एज कितने क्यूब में डिवाइड होता है? 1/8। वो तो कॉर्नर होता है, एज की बात कर रहा हूं मैं। एक एज के अलोंग कितने क्यूब बन सकते हैं? एक एज को कितने क्यूब शेयर कर सकते हैं? 2 क्यूब। 4। 4, चौथा तो खुद हो गया। चौथा को तो 4 शेयर कर रहे हैं ना। यस सर। एक एज को 4 क्यूब शेयर कर रहे हैं, इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं? यस सर। तो मतलब Yes, sir. एज पे कोई भी चीज होगी वो 4 क्यूब में बटेगी, एज के बीचों बीच, या एज मतलब दोनों कॉर्नर के बीच में एज के अलोंग जो भी पार्टिकल होगा वो 4 क्यूब में बटेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखो कि इस पार्टिकल को ढकने के लिए, इस पार्टिकल को कंप्लीटली ढकने के लिए हमें 4 और क्यूब चाहिए, 3 और क्यूब चाहिए। एक तो इधर से एक्सटेंड करो, 2 क्यूब इन दोनों के जस्ट ऊपर रख दो, तो वो जो पार्टिकल है ग्रीन वाला जो बीच का, वो पूरा का पूरा ढक जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब एक क्यूब को ढकने के लिए, एक एज पे पार्टिकल को ढकने के लिए एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4 पर क्यूब। समझ में आ रही बात? अब एक क्यूब के अंदर कितने एज होते हैं? लो, तुम लोग यार, तुम तो पहले जाके अपने स्कूल वालों से ना, 8 सर सही बोलते हैं संतोष सर कि तुम लोगों को पहले जाके फीस वापस मांगनी चाहिए 9th-10th क्लास की, उससे और बेसिक क्लास की भी। तुम लोग को यही नहीं पता क्यूब में कितने एज होते हैं? सर 8 एज होते हैं। ले लो। और कॉर्नर? क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं गधो। जी सर। बताओ, 12th क्लास में आ गए लोग, इनको यही नहीं पता एजेस क्यूब में सर 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। छोड़ो, अब तो मैंने बता ही दिया। तो 3 पार्टिकल हो गए टोटल यहां से, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं तुमको? एक बॉडी के सेंटर का मिला के और सारे एजेस को मिला के 3, तो टोटल 4 हो गए। तो टोटल पार्टिकल कितने होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में? बताओ जय, एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं? किसके? एफसीसी के पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल होते हैं? रट लो भाई, 4 होते हैं। 4 ही होते हैं सर। ठीक है, रट लो, ये सब नहीं भी याद हो रहा है तो रट लो कि देखो 4 टोटल तुमको मैंने 4 ही पढ़ाए हैं मेन, सॉरी 4 ही पढ़ाए हैं मेन। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक 1 पार्टिकल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 2 पार्टिकल होता है, ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तीसरा मैंने पढ़ाया फेस सेंटर्ड क्यूबिक 4 पार्टिकल होते हैं। चौथा मैंने आज बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसमें 6 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लो। तो अब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स is equals to number of particles per unit cell and number of tetrahedral voids is twice the number of particles per unit cell। तो ये जो दोनों पॉइंट्स थे उनको हमने वॉइड को लोकेट भी कर लिया कहां होते हैं, और हमने प्रूव भी कर दिया कि वो कैसे और कितने नंबर के बराबर होते हैं।
बात समझ में आई? अब हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो वॉइड्स के बीच में जो नियरेस्ट वॉइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये बताइए। दो नियरेस्ट वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नियरेस्ट दो तरह की वॉइड्स हो सकती सर, टेट्राहेड्रल का पूछा जा रहा है या ऑक्टाहेड्रल का, पहले तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे। तो अगर ऑक्टाहेड्रल का पूछा जा रहा है, दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस, तो सर वो तो निकालना आसान है। कैसे? एज के सेंटर से बॉडी के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? बोलो। निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे एक दूसरा तरीका ये भी है कि यहां से निकाल लो। ठीक है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता, सेम ही आएगा, कहीं से भी कर लो। समझ रहे हो बात को? ये पता है, ये पता है। ठीक है, ये है r प्लस आर, ये भी r प्लस आर। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो एक यहां से नीचे कॉर्नर तक आए और उसके नीचे के कॉर्नर और दोनों के बीच का डिस्टेंस तुमको बताना है, तो इनको मिला के एक छोटा क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो तुमको वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि डायगोनल पहले तो बना लो क्यूब का। तुमको पता है कि डायगोनल के बीचों बीच होता है वॉइड, तो एक डायगोनल इसके बीचों बीच नहीं, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे और इससे भी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे वॉइड होगा और फिर इसके जस्ट सामने एक वॉइड होगा। हर कॉर्नर तुम्हें क्या करना है कि इस कोई भी दो कॉर्नर ले लो अपने रूम में, और दोनों कॉर्नर के जस्ट जो आमने सामने वाले कॉर्नर्स हैं उनके जस्ट नीचे दो वॉइड होगा, उनके बीच का डिस्टेंस तुमको निकालना है। तो कैसे सर? ऐसे देखो, ये तुम्हारे दो कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर से तुम नीचे आओगे डायगोनली, ऐसे डायगोनल आएंगे, तो इन कॉर्नर के जस्ट नीचे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस तुमको पता है और तुमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये टोटल ज्योमेट्री है। अगर सही से वॉइड को प्लेस करोगे सही जगह पे, तो ज्योमेट्री से तुम इसकी डिस्टेंस निकाल भी सकते हो। वैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है a/2, मतलब जो एज लेंथ होता है उसका हाफ होता है। बट आप लोकेट करके भी कर सकते हो, आप चाहो तो करके देख लो। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट वॉइड्स पूछा जाए तो आपको अगर वॉइड पता है कि कहाँ होता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सॉल्व करके। जैसे इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो ये आपको पता है कि कितना डिस्टेंस है, ये a/2 है। कहां से कहां तक? ये डिस्टेंस है a/2, a/2 डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस भी a/2 ही है, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा वो? √2 a/2, मतलब a/√2। समझ में आ रही बात? यस सर। तो आप लिखोगे कि इन FCC लैटिस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आपको समझा दिया मैंने कैसे आ रहा है ये। तो इन FCC डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट वॉइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a/2, और दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a/√2। क्लियर है? और FCC लैटिस में अगर रेडियस के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो रेडियस और a का रिलेशन आपको पता है FCC लैटिस में क्या होता है, तो a की जगह रेडियस रख देना। समझ में आई बात? यस सर। ये नोट कर लेना आप अच्छे से, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी a/2 and distance between two nearest octahedral voids will be a/√2। क्लियर है? बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चंस हैं, कीजिए। 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, चलो आपके पास। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। साइज पे डिपेंड करेगा, रेडियस रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो रेडियस रेशियो है ही नहीं कंपैटिबल जो वॉइड में जा सके, रेडियस बड़ा है अगर इम्प्योरिटी का, मतलब जो आयन से इम्प्योरिटी का जो एटम है उसका रेडियस अगर बड़ी है तो वॉइड में नहीं जा सकता है, तो वो लैटिस पॉइंट ही ऑक्यूपाई करेगा फिर।
ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग जो पार्टिकल है वो बाहर से ऐसे ऊपर ऊपर रख देते हैं सॉलिड के ऊपर, उसको मेल्ट करके ही डालोगे ना तुम, तो मेल्ट करके जब लैटिस बनेगा तो वही उसके लैटिस के हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या बताता है? रेडियस रेशियो रूल हमें ये बताता है कि कौन सा तरह के वॉइड में पार्टिकल जाएगा। जैसे सर अगर मान लो कि रेडियस का रेशियो 0.155 से कम है, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे कम है, ये इससे कम हो गया तो इसका मतलब सर वो लीनियर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 2 होगा, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर का सॉलिड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ, जो प्रैक्टिकली बहुत कम होते हैं बट ऐसा कुछ होगा। इस तरह से बीच में कोई खाली जगह है, उसमें पार्टिकल आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ये कब होगा? इसके लिए होगा। दूसरा है 0.155 से 0.225। 225 किसका होता है? टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल की बाउंड्री कंडीशन होती है, समझ रहे हो? कि जब सारे पार्टिकल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, 4 पार्टिकल, तो जो वो सबसे कम स्पेस हुआ टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल की बाउंड्री मतलब वहां से टेट्राहेड्रल स्टार्ट होता है और 0.155 से ट्राइगोनल स्टार्ट होता है। समझ रहे हो बात को? तो 0.155 से 0.225 तक के जितने भी रेडियस रेशियो होंगे उनकी वॉइड्स जो होंगी वो होगी ट्राइगोनल वॉइड, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। मतलब अगर कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो कहीं इससे इसके बीच में लाई करता है, क्या करता है? अगर R प्लस कटायन अपॉन R माइनस 0.155 से ज्यादा है और 0.225 से कम है, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाएंगे, और अगर ये बड़े वाले अनायन लैटिस फॉर्म कर रहे हैं तो कटायन यहाँ पे आके ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आ रही बात? और कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में होगा 3। ये हमें अगर बराबर क्या बराबर हो गया? आ रहे हैं ना अभी, नीचे जा रहे हैं ना अभी, टेंशन क्यों ले रहे हो? बराबर का भी है। ठीक है, अब अगर मान लो कि सर इससे ज्यादा हो गया रेडियस रेशियो, तो ज्यादा होगा तो फिर एक लिमिट है, हमें पता है कि 0.414 किसकी लिमिट होती है? ये ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल उसके बाद स्टार्ट होता है, और 0.225 टेट्राहेड्रल की है जहां से स्टार्ट होता है। तो 0.225 से 0.414 अगर रेडियस रेशियो है, ठीक है, तो जो वॉइड होगा जहां पे कटायन जाएगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या जाएगा आपका? कटायन जाएगा A+, और अनायन क्या होगा? वो फॉर्म करेगा लैटिस, मतलब अनायंस बनाएगा वॉइड, और अनायन से बना हुआ जो वॉइड होगा उसके बीच में जाएगा कटायन, और जो अनायन वॉइड बनाएगा वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसा लैटिस एग्जिस्ट करता है। जैसे CaF2, अच्छा यहाँ पे ZnS दिया है, CuCl दिया हुआ है, CaF2 भी इसी तरह का एक एग्जांपल है। क्या? कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 कैसा है बताऊंगा मैं, अभी पढ़ना है वो सब, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। तो ये हो गया। अगर रेडियस रेशियो इससे ज्यादा है और 0.732 से कम है, ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। इसके एग्जांपल है NaCl, MgO, ठीक है, NaBr, ये सब इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर इससे भी ज्यादा हुआ और 1 के आसपास हुआ, ठीक है, तो वो कहां जाएगा? क्यूबिकल वॉइड में। मतलब कटायन होगा बॉडी के सेंटर पे और अनायंस बनाएंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है जो रेडियस रेशियो से हमें पता चलता है। अब इसके बेसिस पे कुछ नॉन लैटिसेस हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। तो रेडियस रेशियो से जो सबसे पहले पता चलता है, तो सबसे पहला जो लैटिस है जो हमें पढ़ना है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है? NaCl टाइप स्ट्रक्चर ये होता है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अनायन और कटायन होंगे।
तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो कितने तरह के और भी सॉलिड फॉलो करते हैं। तो ये सॉलिड्स हैं जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर या इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बताओ क्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता क्या है। तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है कि एक FCC लैटिस होता है, ठीक है। एक FCC लैटिस होता है जो कौन बनाता है, जो अनायन बनाता है, Cl- बनाता है। देखो यहां पे लिखा है अनायन फॉर्म्स लैटिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लेना ढंग से। एंड कटायन ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का क्या मतलब है सर? वाइसी वर्सा का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटी, जहां पे कटायन बड़ा हो जाए और अनायन छोटा हो जाए, तो वहां पे यही R-/R+ कर लेंगे, रेडियस रेशियो जो है। तो वैसे केसेस में कटायन बनाएगा लैटिस और अनायन जाएगा वॉइड में, अगर कटायन अनायन से बड़ा हुआ तो। समझ में आ रही है बात? यस सर। बट ऐसा रेयरली होता है, जनरली अनायन बड़ा होता है और कटायन छोटा होता है, ये आपको पता है। तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा कि ये जो ग्रीन वाले हैं, जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये है आपका क्लोराइड आयन। क्या है ये? Cl- या AB टाइप है, मान लो A+ है और B- है, तो ये जो है ये आपका B- है। तो B- विल फॉर्म द लैटिस, और वॉइड फिर कहां कहां होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होंगे? आपको पता है कि सर एक बॉडी सेंटर पे होता है और बाकी एज सेंटर पे होते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ होते हैं सर। हाँ, बोलो कितनी डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, कोई पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे FCC या CCP स्ट्रक्चर होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। उस CCP स्ट्रक्चर के जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो बनाता है क्लोरीन, मतलब CCP लैटिस क्लोरीन बनाता है। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं कहां कहां होते हैं, एक बॉडी के सेंटर पे और बाकी एज के सेंटर पे। तो ये जो देख रहे हो वो है Na+ या कोई भी A+ जो आपका कटायन है। जैसे अगर KCl हुआ तो K+ हो गया, वो KBr हुआ तो वो K+ हो गया, और Br- बनाएगा लैटिस। क्लियर है बात? तो इस तरह के लैटिस को FCC लैटिस बोलते हैं। अब ऐसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं कि एक FCC लैटिस बन रहा है जिसमें X बना रहा है लैटिस, ठीक है, और Y बना रहा है, Y ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो Y ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि इन एन FCC लैटिस और इन रॉक सॉल्ट, इससे क्वेश्चन है कि इन NaCl टाइप लैटिस ऑफ कंपाउंड XY, ठीक है, XY टाइप या AB टाइप सेम बात हो गई। X forms the lattice and Y occupies all all octahedral voids। ये है पहला स्टेटमेंट। अब कहा जा रहा है कि if all the particles joining all the particles from two opposite, ऐसा नहीं, if all the particles from any two opposite faces are removed, what will be formula of new lattice? न्यू लैटिस या न्यू कंपाउंड, ठीक है। इसी को ऐसे भी रखा जा सकता है कि इफ ऑल द पार्टिकल्स जॉइनिंग फेस सेंटर फ्रॉम ईच फेसेस आर रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ लैटिस। कुछ भी हो सकता है।
तो आप बताइए क्या होगा, क्विकली बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है। x3y4 x3y4 मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। x3y4 सही है। सर इसमें एक डाउट था, हाँ बोलो। जब हम उसको रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे वॉइड नहीं रह जाएगा, वॉइड नहीं रह जाएगा तो वो पार्टिकल वहीं पर रहेगा फिर भी। अरे यार भाई, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। x3y4 है ना, एक्चुअल लैटिस ऐसा होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बनाया गया है और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है एक्चुअली में, जेई एडवांस में पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। कि एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर में अगर फेस सेंटर के अलोंग कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के अलोंग के दो पार्टिकल निकाल दिए गए तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको प्रीवियस ईयर में। तो x3y4 होगा, कैसे होगा ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहले इसका फॉर्मूला था xy, क्यों, क्योंकि x:y आ रहा था 1:1। कैसे, चार पार्टिकल थे और चार वॉइड थे, इफेक्टिव चार पार्टिकल थे, इफेक्टिवली चार वॉइड थे। अब आपने फेस सेंटर से दो पार्टिकल हटा दिया, मतलब इसको हटा दिया मान लो और इसको हटा दिया, तो इन दोनों का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 1 1। तो टोटल ग्रीन वाले थे कितने इनिशियली, चार थे। चार में से तुमने एक हटा दिया तो कितने बचे ग्रीन वाले, तीन। ग्रीन क्या है, एक्स, क्योंकि एक्स लैटिस बनाता है। और वाई हटा है क्या, वाई नहीं हटा है सर, क्योंकि फेस से ही हटाना है, तो वाई एज इट इज है 4, तो x3y4। समझ में आई बात, यस सर। आगे सर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर के बारे में। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर कौन कौन फॉलो करेगा, NaCl, KCl, KBr, LiF, या फिर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर दिस हैपेंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता कैसा है। हेलोजन का आना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि ये तो फॉलो करते ही है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, और भी हो सकते हैं या इमेजिनरी क्वेश्चन भी बन सकता है उस पर। तो तुम इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि रॉक सॉल्ट टाइप होता कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन में जनरली आपको दिया रहेगा कि ये रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करता है या NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है इसके कि नंबर ऑफ A+ आयंस, पता है आपको चार होंगे कटायन, और अनायन भी चार ही होंगे। अनायन लैटिस बना रहा है तो चार होंगे, और कटायन ऑक्टाइडल वॉइड्स में तो वो भी चार होंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। तो इसका मतलब मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, NaCl का मास इंटू 4, क्योंकि Na+ भी चार होंगे और Cl- भी चार होंगे। या फिर कोई दूसरा AB है तो 4 टाइम्स AB का मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यस सर। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो बस एक ही हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछा जा चुका है। R प्लस R माइनस इज 2, 2 इंटू R प्लस और R माइनस का जो सम होगा वो एज लेंथ के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ध्यान दो यहाँ पे देखो, ये एज के बीचों बीच है R प्लस कटायन, जी सर। तो यहां से जितना दूर तक ये कटायन होगा, ये जो डायमीटर होगा वो 2R प्लस होगा। यस सर। बोलो सब लोग हाँ। और उसके सर बाद क्या बचा, R माइनस इधर से और R माइनस इधर से, तो 2 इंटू R प्लस R माइनस इज नॉट इक्वल, ए के बराबर नहीं है ये। है सर। और A और R के बीच में रिलेशन भी आपको पता है, A और कैपिटल R के बीच में रिलेशन आपको पता है, तो ये कर सकते हो। एक सेकेंड होल्ड करो।
हाँ जी, तो ये समझ में आ गया सबको? आगे सर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? 6:6 का मतलब ये है कि जितने भी A प्लस होंगे या Na प्लस को Na प्लस विल बी सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयंस। ईच Na प्लस लिख लो यहां पे। कैसे? देखो Na प्लस कौन सा है? ये लाल वाला है Na प्लस। तो देखो किसी भी एक को उठा लो, सबके लिए सेम होगा। अगर एक को 6 कर रहे हैं तो बाकियों को भी 6 ही करेंगे। तो ये बीच वाला जो रेड वाला दिख रहा है उसको कितने ग्रीन वाले ऐसा राउंड कर रहे हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है। यस सर। अब हम बात करते हैं Cl माइनस की। सर एक Cl माइनस को कैसे 6 Na प्लस सराउंड कर रहे हैं? तो इसको ले लेते हैं। तो 4 तो यही दिख रहे हैं, ये 5वां दिख रहा है इधर से, और जो दूसरा क्यूब होगा इधर सामने उसमें 6ठा। समझ में आ रही बात आपको लोगों को? आ रही है सर। ऐसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 लिखने का मतलब ये है कि एक कटायन को 6 अनायन सराउंड कर रहे हैं और एक अनायन को 6 कटायन भी सराउंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये है, तो आप लिखोगे each Na plus will be surrounded by 6 Cl minus ions and each Cl minus will be surrounded by 6 Na plus ions। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 6:6। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na plus is 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl minus is also 6। मतलब Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ अनायंस बताएगा और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ कटायंस बताएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है CaCl, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ये क्या होता है सर? तो ये होता है कि यहाँ पे जो रेडियस रेशियो होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपको पता है कि सीजियम की साइज, सीजियम प्लस की साइज और क्लोरीन माइनस की साइज ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन माइनस सबसे ऊपर अनायन है, मतलब सेकंड थर्ड पीरियड का अनायन है, और सीजियम प्लस 6 पीरियड का कटायन है। समझ रहे हो आप? तो नीचे साइज बड़ी होती है, तो दोनों कटायन और अनायन का जो रेशियो है वो इट विल टेंड टुवर्ड्स 1। समझ में आ रही बात आपको? 0.732 से 1 के बीच में रेडियस रेशियो आएगा यहाँ पे कटायन अनायन का, R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस। तो ऐसे केस में एक ही वॉइड है जो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, वो कौन सा? क्यूबिकल वॉइड। और क्यूबिकल वॉइड कहां पे होगा? तो सर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मान लेते हैं और उसका सेंटर जो है वहां पे रख देते हैं हम कटायन को। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि अनायन फॉर्म्स द लैटिस। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? Cl माइनस। और ऐसे और कौन कौन है? सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और भी ऐसे हो सकते हैं। आप स्ट्रक्चर के बारे में समझो। तो Cl माइनस अगर ये है तो ये क्या है आपका? सीजियम प्लस। और ये जो क्यूबिकल वॉइड है कैसे है ये आपको पता है ऑलरेडी, और क्यूबिकल वॉइड के बाकी रिलेशंस भी आपको पता है, बट ठीक है चलो एक बार के लिए हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। अब वो सारी चीजें जो हमने उसमें डिस्कस करी थी वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ कटायन कितने होंगे पर यूनिट सेल? तो सर बीचों बीच ही एक कटायन है, वही तो एक कटायन है, तो 1। यस सर। और कॉर्नर का मिला के अनायन होता है, तो सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्यूब के अंदर? 1/8। तो सबका मिला के 1, 1। तो अनायन भी हो गया 1, तो कटायन भी 1, अनायन भी 1। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल 1 इंटू मास ऑफ सीजियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये ग्राम में आ जाएगा, और मास आ गया तो डेंसिटी भी आ जाएगी। अब देखो, आपको पता है कि A जो है यहां से यहां तक का एज लेंथ है, A इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R होगा। बोलो। और यहां से यहां तक अगर हम देखें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू √3a होगा क्या?
2 इंटू होगा सर। आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √3a होगा। ये कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सर आ रही है मुझे। तो इसको अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो r प्लस आर माइनस विल बी इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू 2r माइनस। रेडियस रेशियो रूल की तरह से ही कर रहे हैं एक तरह से हम लोग देखें तो। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो r प्लस आर माइनस जो होगा वो बराबर हो जाएगा √3/2 r माइनस के। क्यूबिकल वॉइड का जो रिलेशन होता है ऑलमोस्ट, है ना? यस तो सर। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। 8:8 कैसे सर? ये तो समझ में आता है कि कटायन जो है वो 8 अनायन से सराउंड हो रहा है। आप हमें ये करके दिखाओ कि एक अनायन 8 कटायन से सराउंड हो रहा है, तो कर लेते हैं। बहुत आसान है इसको भी करना। सर क्यूब ही रख देंगे। हाँ, आप 8 क्यूब रख के देखो, हर क्यूब का जो सेंटर होगा वो एक अनायन को सराउंड करेगा। किसी भी एक कटायन को किसी भी एक अनायन को कंप्लीटली ढक दो। यहाँ पे एक और क्यूब रख दो इधर से ऐसे, तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा। इसके पीछे एक और क्यूब रख दोगे तो उसका सेंटर इसके जस्ट सामने आएगा इधर ऐसे, ठीक है? इसके पीछे एक क्यूब रखोगे तो उसका सेंटर उसके जस्ट सामने आएगा। तो 4 तो नीचे से ही सराउंड कर रहे हैं इसको। और फिर ऊपर देख लेंगे। हाँ, उसके ऊपर से 4 जैसे इसके सामने जस्ट सामने जो यहाँ पे एक क्यूब का सेंटर होगा उसका पार्टिकल भी इसको सराउंड करेगा। इसके जस्ट सामने जो पार्टिकल का सेंटर होगा वो सराउंड करेगा। फिर इसके ऑपोजिट साइड में ऐसे करके टोटल 8 पार्टिकल होंगे जो अनायन को भी सराउंड कर रहे होंगे। कटायन के 8 पार्टिकल। समझ में आ रही है बात? तो अगर रेशियो ऑफ कटायन अनायन अगर बराबर है ना, तो वो हमेशा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रेशियो में आना है। नंबर कुछ भी हो सकता है, एक का निकाल लोगे अगर आप तो दूसरे का भी निकाल सकते हो, जब तक कि वो ए बी टाइप है। कि अगर कटायन का 8 है तो अनायन का भी 8 ही होगा। समझ में आई बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस हो जाएगा 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस भी हो जाएगा 8। ये सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ Cl माइनस। और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ सीजियम प्लस। ये बात आप ध्यान रखना कि कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने अनायन उसको सराउंड कर रहे हैं, और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कटायन उसको सराउंड कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि इन सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर ऐसा किया गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या वैसा किया गया तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप पहले दिमाग में ये इमेजिन करना, फिर जो किया जा रहा है वो करना, और तब फॉर्मूला लिखना। ठीक है? चलो नेक्स्ट है कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, CaF2। CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। अब CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको पता है? आपको मैंने बताया था उसपे कि फ्लोराइड माइनस इज द स्मॉलेस्ट अनायन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पता है आपको? यस सर। तो यहां पे अब कहानी उल्टी हो जाएगी। मतलब ये कि अनायन जो होगा वो वॉइड में आएगा और कटायन जो होगा वो बनाएगा लैटिस। क्यों? क्योंकि कटायन कैल्शियम 2+ की जो रेडियस होगी वो काफी बड़ी होगी फ्लोराइड माइनस से। ठीक है? तो CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में जब हम रेशियो लेते हैं तो ये R- अपॉन R+ का रेशियो है, which will be between 0.225 to 0.414। ठीक है? ये होता भी है। आप सीजियम और फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, कैल्शियम और फ्लोराइड का रेडियस रेशियो करके देखोगे तो इसी के बीच में आएगा। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है? जो ब्लू वाला है वो है फ्लोराइड। ब्लू वाला क्या है? ये फ्लोराइड। और रेड वाला क्या है? कैल्शियम 2+। तो पहले बात तो हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहले समझो आप इस बात को कि CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में कैल्शियम 2+ फॉर्म्स द लैटिस एंड F- ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आपको समझ में आ गया कि सर फॉर्मूला इसका CaF2 क्यों है? क्योंकि कैल्शियम प्लस अगर लैटिस बना रहा है तो कैल्शियम प्लस होंगे 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। तो रेशियो आपको समझ में आ गया। अब अगर 4 कैल्शियम प्लस हैं
तो एक कैल्शियम प्लस को कितने फ्लोराइड माइनस सराउंड कर रहे होंगे आपके हिसाब से? कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 16 कैल्शियम 2 प्लस का? 6। 8। एक कॉर्नर के पार्टिकल के अराउंड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? तो सर उस कॉर्नर से जितने डायगोनल पास कर सकते हैं पास करके देख लो एक क्यूब के अलाउंड। 4 डायगोनल कर सेंटर पे सकते। देखेंगे तो हाँ, सेंटर पे तो पार्टिकल है ही नहीं ना, फेस के सेंटर पे देख सकते हो। यस। एफसीसी है ना, ये बॉडी सेंटर थोड़ी है। तो फेस के सेंटर पे अगर देखोगे तो सर ये 2 डायगोनल के पार्टिकल हो गए, ये दोनों इसको सराउंड करेंगे, ठीक है। फिर फेस दूसरा जो क्यूब होगा उसके डायगोनल के, फिर तीसरा इधर भी तो एक क्यूब होगा इधर वाली साइड में, उसके डायगोनल के सेंटर वाले, और फिर उसके डायगोनल के। टोटल 8 फ्लोराइड माइनस होंगे जो एक कैल्शियम 2 प्लस को सराउंड करेंगे। अगर ये बात समझ में आ रही तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं समझाता हूं अच्छे से। बोलो जैस्मिन, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये ध्यान दे कि चलो जैसे ये पार्टिकल ले लो, तो इस पार्टिकल का ये डायगोनल वाला पार्टिकल इसको सराउंड करेगा, और ये डायगोनल जब इधर आगे जाएगा तो यहां भी एक पार्टिकल होगा ऐसा ब्लू कलर का, यहां भी होगा ऐसे। फिर ये डायगोनल यही खत्म नहीं होगा, ये डायगोनल ऐसे भी तो जाएगा, क्यूब का डायगोनल है ये, तो ये कॉर्नर वाला इधर से भी सराउंड करेगा, तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ भी होगा, तो 4 हुए। एक डायगोनल इसके, देखो ये 2 क्यूब हो गए, दूसरा डायगोनल इसके अलोंग भी जाएगा ऐसे, तो टोटल इस सेंटर से 4 डायगोनल पास कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्यूब वहां पे रखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो टोटल 8 होंगे पार्टिकल। समझ में आ रही बात? आ रही है सर। तो यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड माइनस कितना होगा? 4। एक फ्लोराइड को आप तो, अगर फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में है गधो, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो पार्टिकल होता है वॉइड के अंदर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। 4 तो उसमें कुछ सोचने की बात है क्या? तो ये है सारा इसका डेटा जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। कैल्शियम 2 प्लस टोटल होंगे 4 पर यूनिट सेल, और फ्लोराइड माइनस टोटल होंगे 8, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल ऑब्वियसली सर 4 CaF2 ही बनेंगे पर यूनिट सेल, तो 4 CaF2 डिवाइडेड बाई Na पर यूनिट सेल का मास हो गया ये। डेंसिटी ये हो जाएगा। रेडियस आपको पता है ये कैसे आ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला रिलेशन ही है ये, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देख लो। टोटल डायगोनल कितना होगा? √3 है, और एक डायगोनल पे क्या क्या होगा? ये कटायन कैल्शियम 2 प्लस, फिर फ्लोराइड का पूरा रेडियस, फिर फ्लोराइड का पूरा डायमीटर, और फिर इसका रेडियस। तो यही यहाँ पे किया गया है। कुछ गड़बड़ है क्या? R प्लस R प्लस, सही है सर। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये रेशियो होगा इसका रेडियस का। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 होगा। और दूसरा होता है एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जब कटायन छोटा हो जाए और अनायन बड़ा हो जाए, जो कि जनरली होता है, तो वो कब होगा? जब ऐसे होगा जैसे Na2O, Li2O, K2O, K2S। ये एंटी फ्लोराइड मतलब इसमें कटायन का वॉइड पोजीशन होती है और अनायन बनाता है लैटिस, तो उसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये कहानी जो मैं बोल रहा हूं उस कहानी को आप लिख भी लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। कि एंटी फ्लोराइड में क्या होता है? अनायन फॉर्म्स द लैटिस, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि अनायंस लैटिस बनाते हैं एंड कटायन ऑक्यूपाई टेट्रा
हेड्रल वॉइड्स, जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं सब। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया कि एफसीसी लैटिस में कैसे कैसे ये होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है, जो लास्ट है, वो है जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड नाम सुना होगा आपने, जेडएनएस। जिंक के दो, जेडएनएस के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है जिंक ब्लेंड और दूसरा होता है वुरजाइट। वुरजाइट सबसे स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया क्योंकि मुझे याद आ गया। और ये एचसीपी लैटिस बनाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, और ये सीसीपी लैटिस बनाता है, एफसीसी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो जो भी हो, लेकिन इसमें रेशियो 1:1 है। बट जब रेडियस रेशियो देखा गया R+/R- का मतलब जिंक प्लस और सल्फर 2- का जब रेडियस रेशियो देखा गया तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.25 के आसपास आया। तो आपको पता है कि 0.225 से लेके 0.414 तक होगा, तो कौन सा वॉइड में जाएगा कटायन? टेट्राहाइड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। लेकिन अगर सर एफसीसी लैटिस है तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो होंगे 8। तो अगर आप कह रहे हो कि सल्फाइड फॉर्म्स द लैटिस, तो सल्फाइड तो हो जाएंगे टोटल 4। यहाँ पे सल्फाइड 2- है और सल्फाइड 2- हो जाएंगे टोटल 4। और अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में आप जिंक 2+ को डाल दोगे तो जिंक 2+ तो हो जाएगा 8। बट फॉर्मूला तो उसका जेडएनएस है, Zn2s तो है नहीं। तो इसका एक्चुअली में होता है कि Ca2+, Ca2+ कहां गया? Zn2+ होगा ये। ठीक है, यहां पे Zn2+ लिखो। Zn2+ occupies alternate tetrahedral voids। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब एक ऑक्यूपाई करेगा तो उसका जस्ट सामने वाला छोड़ दो, उसके नीचे वाला करेगा, फिर उसके जस्ट सामने वाला छोड़ दो, उसके ऊपर वाला, ऐसा जैसे कि टेट्राहेड्रॉन बनता है वैसा ही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे ही जिंक 2+ हो सकता है। और शायद यही रीजन है कि ये थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इतना करने के बाद भी हर मतलब 4 टेट्राहेड्रल वॉइड तो खाली रह गया ना इसमें, तो वॉइड रह गया सिस्टम में, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम हो गई। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है? आया सर। किसी को कोई डाउट है? येलो वाला है टेट्राहेड्रल वॉइड जहां पे आपका जिंक 2+ है, और ब्लू वाला जो है वो सल्फाइड माइनस है। ये जो येलो वाला है ये है जिंक 2+। अब इसके सारे पैरामीटर्स वैसे ही देख लेते हैं जैसे हमने देखा। तो टोटल सल्फाइड आयंस कितने होंगे? 4, और Ca2+ भी 4, फिर से Ca2+ आ गया यहाँ पे, Zn2+। ठीक है, टोटल Zn2+ भी होंगे 4, क्योंकि सर टेट्राहेड्रल वॉइड्स भले ही होते हैं 8, लेकिन सिर्फ 50% ही ऑक्यूपाइड है, 50% खाली है, तो वो हो जाएंगे 4। मास ऑफ यूनिट सेल सेम फॉर्मूला, डेंसिटी सेम फॉर्मूला, रेडियस रेशियो का भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि सर टेट्राहेड्रल ही वॉइड है, वो CaF2 टाइप ही है, सिर्फ वॉइड की जगह खाली है, तो उससे रेडियस थोड़ी चेंज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4:4 होगा, मतलब जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा और सल्फाइड माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें जानने थे। उसके बाद ये एक जनरल टर्म मैंने बता दिया कि कोई भी सॉलिड है, अगर उसका फॉर्मूला AX, मतलब आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, किसकी? आयनिक सॉलिड की। तो AXBY है, तो X इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B एंड Y इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A। मैंने बताया है कि X जो बताता है वो कटायन का कोऑर्डिनेशन। देखो, अगर A के साथ X लग रहा है मतलब A के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B है, क्योंकि जितने A के पार्टिकल होंगे वही B को सराउंड करेंगे। यस सर। यस सर। X का मतलब हो गया B का कोऑर्डिनेशन नंबर, और Y का मतलब हो गया A का कोऑर्डिनेशन। मतलब A के सबस्क्रिप्ट में जो है वो B का कोऑर्डिनेशन नंबर है, और B के सबस्क्रिप्ट में है जो है वो A का कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद अगर किसी यूनिट सेल का, ऐसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A
इनटू, जैसे मान लो कि ए अपना कुछ भी मान लो, ए कटायन है, मान लो ए कटायन है और बी जो है वो अनायन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए इंटू 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब, क्योंकि ए कटायन है, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कटायंस प्लस टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अनायंस आर माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल ए क्यूब, जिसको कि डिपेंडिंग ऑन द लैटिस टाइप हम लोग अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर ये एफसीसी है, एफसीसी लैटिस है, तो भी अलग अलग फॉर्मूले होंगे, क्योंकि आर प्लस और आर माइनस का रिलेशन जब तक नहीं पता होगा ए के साथ, तब तक हम इसको नहीं लिख सकते, तो इसको ए क्यूब ही लिखो। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल की। अब आपको पता है कि सर यूनिट सेल पहले सिर्फ इतना होता था पैकिंग फ्रैक्शन, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि कटायन ने जो खाली जगह थी, जो वॉइड्स थी, वहां पे कटायन आके ऑक्यूपाई कर गया, तो थोड़ी सी पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाती है आयनिक सॉलिड्स की। क्लियर है? तो यही था आपका जो लैटिस टाइप है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी इन सॉलिड्स। आप सॉलिड स्टेट के कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, कहीं से मतलब कहीं से, प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स, प्रीवियस ईयर जेई, नीट, जो मर्जी वहां से क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने वो पढ़ा हुआ है, तो आप दिमाग में यही रखना कि मैंने पढ़ा है, कुछ ना कुछ उसी में से पूछा जा रहा है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो आप लोग ट्राई करें आज बैठ के, आज कल और परसों 3 दिन है आपके पास। कल तो चलो मैं इम्प्योरिटीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो कल अपन इम्प्योरिटीज डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का ही टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज, खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करो आप लोग, मंडे को ही डिस्कस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो डाउट्स पूछ लेना। इम्प्योरिटीज एक बार पढ़ो आप लोग, बहुत आसान है। क्या यार, तो फिर से नेट तुम्हारा खराब चलने लगा, रुको, मेरी पूरी वीडियो खराब कर दी तुमने।